नमस्कार, मैं छत्तीसगढ़ अखबार के YouTube चैनल इंडिया आजकल के स्टूडियो से सुनील कुमार एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट की एक खबर लेकर आपके बीच में हूं। पटना हाई कोर्ट का एक फैसला था। एक महिला गायब हो गई थी, किसी की हत्या हो गई थी। बड़ा लंबा चौड़ा मामला है। 1985 का मामला निचली अदालत से तय हुआ, कुछ लोगों को सज़ा हुई, पटना हाई कोर्ट में पहुंचा। पटना हाई कोर्ट ने उसमें फैसला दिया, कुछ छूटे, कुछ गिरफ्तार हुए। वो बड़ा लंबा मामला है, मैं उस पर जाना नहीं चाहता हूं। लेकिन पटना हाई कोर्ट ने इस मामले में फैसला देते हुए एक टिप्पणी की। एक घर था जिसमें एक महिला को रखने के बारे में मुकदमा था कि इस महिला को वहाँ रखा गया था कि नहीं रखा गया था, ये विवाद चल रहा था। महिला पति खो चुकी थी, जिसको कि बोलचाल में विधवा कहा जाता है। मैं परहेज करता हूँ शब्द के इस्तेमाल से, लेकिन यहाँ कहना पड़ेगा उस शब्द को बार बार। तो एक विधवा महिला के बारे में हाई कोर्ट ने ये निष्कर्ष निकाला कि चूंकि उस मकान में जांच अधिकारी ने मेकअप का कुछ सामान पाया, इसलिए ये माना जा सकता है कि वहां विधवा महिला नहीं रहती थी। यानी महिला अगर विधवा हो गई तो उसको मेकअप के किसी सामान की कोई ज़रूरत नहीं है। ये पटना हाई कोर्ट के जज का अपने फैसले में लिखा गया निष्कर्ष था कि महिला विधवा हो गई है तो उसको क्या ज़रूरत है मेकअप के सामान की। जो भाषा थी उसमें वो भयानक थी। विधवा होने के कारण उसे श्रृंगार करने की कोई आवश्यकता नहीं थी। अलग अलग खबरों में दो दो चार चार शब्दों का हेर फेर है। हाईकोर्ट ने लिखा कि मेकअप सामग्री उसकी नहीं हो सकती, विधवा महिला की, चूंकि विधवा होने के कारण उसे मेकअप करने की आवश्यकता नहीं थी। भयानक बयान है ये, भयानक फैसला है ये। इसको सुप्रीम कोर्ट के दो जजों की बेंच है ये, जस्टिस बेला एम त्रिवेदी और न्यायमूर्ति सतीश चंद्र शर्मा। इन दोनों ने ये महसूस किया कि हाईकोर्ट की ये टिप्पणी बिल्कुल ही अवांछित थी। सुप्रीम कोर्ट के जजों ने अपने फैसले में, ये फैसला है, फैसले में हाई कोर्ट के बारे में उन्होंने कहा, हमारे विचार में उच्च न्यायालय की टिप्पणी न केवल कानूनी रूप से असमर्थनीय है बल्कि अत्यधिक आपत्तिजनक भी है। इस प्रकार की व्यापक टिप्पणी कानून की अदालत से अपेक्षित संवेदनशीलता और तटस्थता के अनुरूप नहीं है। ये कहा है सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के बारे में। मेरा मानना है कि 1% आबादी भी सुप्रीम कोर्ट तक नहीं जा पाती है। 99% आबादी हाई कोर्ट के इस कथन से, इस टिप्पणी से बंद कर रह जाती है कि एक विधवा को श्रृंगार की क्या ज़रूरत है। मर्द जो है वो तो कलफ का कपड़ा पहन के घूम सकता है विधुर होने के बाद। ये अदालत ने नहीं कहा, अब मैं अपनी बात कह रहा हूँ। लेकिन महिला अगर विधवा हो गई तो उसको तो सिर मुंडाकर, कहाँ कोई मथुरा वृंदावन किसी जगह ऐसा विधवा महिलाओं के लिए आश्रम बने हुए हैं, वहाँ चले जाओ, बची जिंदगी कृष्ण की भक्ति में निकाल दो। बंगाल वगैरह से, दूसरी जगहों से सैकड़ों हजारों ऐसी विधवा महिलाएं वहाँ भेजी गई हैं। लोग वृद्धाश्रम में भेजते हैं अपने माँ बाप को। उनमें भी माँ अगर विधवा हो गई है, परिवार की कोई और बुजुर्ग महिला विधवा हो गई है, तो उसको वहाँ वृंदावन के आश्रम में भेज दो। वहाँ कृष्ण की भक्ति, यही लिखा हुआ है उसके लिए। मर्द के लिए क्या लिखा हुआ है? मर्द कुछ भी कर सकता है। मर्द कोई ट्रैवल एजेंट से बात करके कहाँ बैंकॉक, पटाया, वहाँ मालिश पालिश करवाने भी जा सकता है। अपने देश में भी कुछ कर सकता है। दूसरी, तीसरी, चौथी शादी कर सकता है। बिना शादी किए किसी से रिश्ता रख सकता है। एक फिल्म थी,
कॉमेडी फिल्म थी जिसमें कहता है, कोई एक बुजुर्ग कलाकार था, मुझको नाम याद नहीं है, वो कहता है कि मर्द अंगूठी के हीरे जैसा रहता है, उसका कुछ नहीं बिगड़ता, वो विधुर हो जाए कि कुछ हो जाए। मैं देखता हूं कि हाई कोर्ट किस तरह के अपमानजनक फैसले देता है, अपमानजनक टिप्पणियां करता है। सुप्रीम कोर्ट ने अभी कर्नाटक के हाई कोर्ट के एक जज का लाइव टेलीकास्ट का एक वीडियो था। उस वीडियो में उसने मुस्लिम बस्तियों को पाकिस्तान कहा था, बेंगलोर के, और महिला वकील को ये कहा था। महिला वकील ने जब कहा कि सामने वाले वकील साहब का मुवक्किल जो है वो इनकम टैक्स पेई है, आयकर दाता है। जज ने पूछा, दूसरे वकील से था, लेकिन दोनों वकील वहाँ मौजूद रहते हैं, इस वकील के पास भी पूरे कागजात मौजूद हैं। महिला वकील ने कहा कि है, उनका मुवक्किल जो है आयकर दाता है। तो जज ने इस महिला वकील से कहा था, आपको उनकी जानकारी कुछ ज़्यादा है, कल के दिन आप बोलने लगोगी उनकी अंडरवियर का कलर क्या है। इन दोनों चीज़ों को सुप्रीम कोर्ट ने बहुत गंभीरता से लिया था और अभी माफ़ी मांगी है हाई कोर्ट के जज ने। तो सुप्रीम कोर्ट ने उस मामले को बंद किया है। हालांकि मेरा मानना यह है कि हाई कोर्ट जज की उस टिप्पणी के आधार पर सुप्रीम कोर्ट को हाई कोर्ट के जज पर हेट स्पीच का जुर्म दर्ज करवाना चाहिए था, चाहे वो फैसले का हिस्सा न हो। कैमरे के सामने भरी अदालत में उन्होंने मुस्लिमों की बस्ती को पाकिस्तान कहा था। मेरे हिसाब से ये हेट स्पीच है, चाहे कोई जज ही अदालत में क्यों नहीं इसको कहे। इस पे मुकदमा दर्ज करवाना चाहिए था। देश के दूसरे जो बकवासी जज रहते हैं उनके लिए ये एक सबक हो सकता था। सुप्रीम कोर्ट ने मौका खो दिया है और मेरे मन का ये सम्मान भी खो दिया है कि सुप्रीम कोर्ट बहुत कड़ाई से पेश आता है इन चीज़ों पर। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अभी चूंकि लाइव स्ट्रीमिंग होती है, लाइव टेलीकास्ट होता है, इंटरनेट पर जाता है कार्रवाई का हिस्सा, इसलिए जजों को अधिक संयम से काम लेना चाहिए, सतर्कता से काम करना चाहिए। मैं नहीं जानता, अगर कोई जज कैमरे के सामने नहीं है तो उसकी लापरवाही चल जाएगी क्या, ऐसा कहना है सुप्रीम कोर्ट का। लाइव स्ट्रीमिंग हो रही है इसलिए ज़्यादा सावधान रहना चाहिए, ये कौन सी बात है। अगर कैमरा ना रहे तो क्या हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के जज किसी मुस्लिम बस्ती को पाकिस्तान कह देंगे? क्या कैमरे की वजह से चौकन्ना ज़्यादा रहना है? ये तो फिर सबूत जुटाने की बात हो गई कि चूंकि सीसीटीवी कैमरा था इसलिए हत्या करने वाले का वीडियो आ गया, तो हत्यारे को सावधान रहना चाहिए, ऐसी जगह हत्या करना चाहिए जहाँ सीसीटीवी कैमरा न रहे। ये कुछ उस किस्म की बात है। मैं थोड़ा हैरान हूँ चीफ जस्टिस, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के फैसले से या आदेश से। उन्होंने कहा इलेक्ट्रॉनिक युग में कार्रवाई की व्यापक रिपोर्टिंग होती है, इसलिए जज लाइव स्ट्रीमिंग और सोशल मीडिया के इस दौर में टिप्पणियों में संयम बरतें। उन्होंने जजों को सतर्कता से काम करने की याद दिलाई। अजीब बात है, कैमरा सामने है, क्या इसलिए ही जज सावधान रहे? बिना कैमरे के वो लापरवाह टिप्पणियां करता रहे। बिना कैमरे के ये ठीक है कि महिला वकील को कहा जाए कि आप सामने वकील साहब के चड्डी का रंग भी जानती हो क्या? कैमरा नहीं रहेगा, लाइव स्ट्रीमिंग नहीं रहेगी तो चल जाएगा। ये कैसा इंसाफ है, ये कैसा फैसला है चीफ जस्टिस चंद्रचूड़? थोड़ा अटपटा लगा मुझको ये। आपको साफ साफ कहना चाहिए कैमरा रहे या ना रहे, लाइव स्ट्रीमिंग हो या ना हो। जज अगर जज की कुर्सी पे बैठ के कोई भी टिप्पणी कर रहे हैं तो उनको अनुशासन में रहना चाहिए, उटपटांग बातें नहीं करना चाहिए। अल्पसंख्यकों के खिलाफ, दलित आदिवासी के खिलाफ, महिला के खिलाफ, गरीब के खिलाफ बेइंसाफ टिप्पणियां नहीं करना चाहिए। ये कल का है, सुप्रीम कोर्ट ने कल ये फैसला दिया है और कल का ही ये है कि पटना हाई कोर्ट में विधवा के खिलाफ जो टिप्पणी की थी हाई कोर्ट ने अपने फैसले में, उसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट की एक दूसरी बेंच ने ये टिप्पणी की है। मेरे हिसाब से दूसरी टिप्पणी ज़्यादा वजनदार है जस्टिस बेला त्रिवेदी वाली बेंच की,
जो ये कह रही है कि महिला को मेकअप के सामान की ज़रूरत नहीं है अगर वो विधवा है, तो ये बड़ी अपमानजनक और बड़ी अन्यायपूर्ण बात है। ये क्यों कोई विधवा महिला मेकअप नहीं कर सकती? क्या वो इंसान होना खत्म हो जाता है उसका? तो ये दो मामले हैं, दोनों सुप्रीम कोर्ट के हैं, दोनों में महिलाओं से जुड़ा एक हिस्सा है, इसलिए मैं उनको सामने कह रहा हूं। सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस ने कर्नाटक हाई कोर्ट के जज के मामले में कहा है, अनौपचारिक टिप्पणियों से कुछ हद तक व्यक्तिगत पूर्वाग्रह झलक सकता है, इसलिए अदालतों को सावधान रहना चाहिए कि वे ऐसी टिप्पणियां न करें जिन्हें स्त्री विरोधी या समाज के किसी वर्ग के लिए पूर्वाग्रह माना जा सकता है। ये कहा है उन्होंने, लेकिन इसके पहले उन्होंने सावधान इसलिए किया, कैमरा रहता है, मत बोला करो ऐसा, कैमरा रहता है, ज़्यादा सावधान रहा करो। क्या बिना कैमरे के कुछ भी कहना ठीक है? बिना कैमरे के कुछ भी महिला के बारे में, अल्पसंख्यक के बारे में कहना ठीक है? और जो कह दिया है जज ने अल्पसंख्यकों के खिलाफ, उससे क्या होगा? मुझको लगता है कि सुप्रीम कोर्ट को ये फैसला लेना चाहिए कि मुस्लिम तबके से जुड़ा हुआ कोई मामला इस जज के बेंच में न जाए, इस जज को मुस्लिमों से जुड़े हुए मामलों से अलग रखा जाए, क्योंकि उनके मन में एक नफरत है, एक पूर्वाग्रह है, इसलिए उनको अलग रखना चाहिए। जो जज महिलाओं के बारे में अपमानजनक बात करते हैं, उनको महिलाओं से जुड़े हुए मामलों से अलग रखना चाहिए। ये पूर्वाग्रह उनकी रीढ़ की हड्डी के भीतर, उनके बोन मैरो तक धंसा हुआ है, इनको अलग रखना चाहिए ऐसे मामलों से। नहीं किया है सुप्रीम कोर्ट ने, मुझको बहुत निराशा है, सुप्रीम कोर्ट ने ये नहीं किया है। क्यों सुप्रीम कोर्ट ये नहीं करता है कि जिन जजों का जो पूर्वाग्रह है उससे मामलों को अलग रखा जाए? कुछ लोग मुझको कहते हैं कि महिलाओं के अपमान के मुद्दे पर मैं ज़्यादा कहता हूँ। मेरा कहना है कि मेरी माँ भी एक महिला थी, इसलिए मुझको अपनी ज़्यादा जिम्मेदारी लगती है महिलाओं के हक की लड़ाई लड़ना। और जब महिलाओं के खिलाफ हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जज कुछ बोलें या करें, वहाँ भी मुझको लगता है कि बिना मुझको अदालत की अवमानना का डर सताए, मुझको साफ साफ बोलना चाहिए जो मुझको लगता है। मुझको लगता है कि ये नाजायज़ है कि हाई कोर्ट के जज इस तरह की उटपटांग बात करें। अब पटना हाई कोर्ट में तो उस जज ने फैसला जाने कितने साल पहले लिखा होगा, समाचार में अभी जिक्र नहीं है। अभी सुप्रीम कोर्ट ने उस फैसले के लिए उनकी खूब जमकर आलोचना की है, बड़ी जायज़ आलोचना की है। मैं हैरान रहता हूँ कि हिंदुस्तान में, चलिए, जब कहावत मुहावरे बने, इस सैकड़ों साल पहले से चले आ रहे थे, जिनमें विधवा महिला को रांड कहा जाता है, पति खोई हुई महिला को गाली की तरह रांड कहा जाता है, किसी को बच्चलन कह दिया जाता है, किसी को कुछ कह दिया जाता है, तरह तरह से महिलाओं की हिकारत, महिलाओं का अपमान, ये भरा हुआ है। हिंदुस्तान की हिंदी जुबान, कम से कम जिसको मैं ज़्यादा पढ़ता हूँ, उसमें भरा हुआ है। दूसरी क्षेत्रीय भाषाओं को मैं नहीं जानता उनमें इतना है कि नहीं है। ये देश महिलाओं की इज्जत करना सीख नहीं पाया है। ये देश महिलाओं की इज्जत तभी करता है जब वो प्रतिमा की शक्ल में रहती है। नवरात्रि पे प्रतिमाओं का खूब सम्मान करता है, मंदिरों में प्रतिमाओं का खूब सम्मान करता है, क्योंकि वो प्रतिमा बराबरी का हक नहीं मांगती। वो प्रतिमा मर्दों को किसी तरह की चुनौती नहीं देती कि उसका हक बराबरी का है। वो पत्थर की मूर्ति की प्रतिमा है, वो चुनौती नहीं है, वो खतरा नहीं है हिंदुस्तानी मर्दों के लिए, इसलिए उसकी खूब जमकर पूजा होती है। उसकी पूजा करने में तो हमारे यहाँ के पुजारी जो हैं वो इस हद तक जाते हैं कि महिला कोई आ जाए तो उसको प्रतिमा तक नहीं जाना है, भले वो देवी की प्रतिमा है। पुरुष पुजारी उस प्रतिमा के कपड़े बदलते हैं, पूजा करते हैं, सब करते हैं, वो कर सकते हैं, लेकिन महिला कोई वहाँ तक न जाए। ये तख्ती लगी रहती है कई जगह की मंदिरों में। तो खैर, मैं अभी उसके ऊपर नहीं जा रहा हूँ। महिला के खिलाफ भेदभाव तो वो बहुत बड़ा है धर्म में। महिला पुजारी आपने अगर किसी मंदिर में देखी हो, किसी चर्च में महिला पादरी को देखा हो, किसी गुरुद्वारे में महिला ग्रंथी को देखा हो,
किसी मुस्लिम में नमाज पढ़ाने वाली किसी महिला को देखा हो तो मुझको बताइएगा, मुझको अच्छा लगेगा उसकी चर्चा करना। तो महिला हमारे यहाँ समाज की भाषा में, धर्म में, वहाँ तो अपमानित है ही, वहाँ तो उससे भेदभाव है ही, उसका अपमान है ही। हाई कोर्ट जो कि देश की दूसरे नंबर की सबसे बड़ी अदालत होती है, उस हाई कोर्ट में भी महिलाओं के लिए हिकारत भरी हुई है जजों के मन में। महिलाओं का सम्मान, उसकी समझ छू नहीं गया है बहुत से जजों को। मेरा बड़ा साफ साफ मानना है, सुप्रीम कोर्ट का कॉलेजियम जो हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के जज तय करता है, या संसद, देश की संसद जो कि किसी जज को हटाने के लिए एक महाभियोग ला सकती है, सांसद लेके आ सकते हैं। मुझको लगता है क्या हिंदुस्तानी संसद की महिला सांसद जो हैं ऐसे जज के खिलाफ महाभियोग नहीं ला सकती कि इस जज के मन में महिलाओं के खिलाफ इतना अपमान है, इतनी हिकारत है, इसको जज रहने का कोई हक नहीं है, इसको हटाना चाहिए। क्यों महाभियोग नहीं लाया जाता है? जो सुप्रीम कोर्ट पूरी दुनिया को नसीहत देते रहता है, हिंदुस्तानी सीमा के भीतर पूरी दुनिया को नसीहत देता है, ये करना चाहिए, वो नहीं करना चाहिए, ऐसा कानून बनाओ, ये करो, सब करते रहता है सुप्रीम कोर्ट। लेकिन जब महिलाओं के सम्मान की बात आती है तो एक चीफ जस्टिस थे कुछ साल पहले हिंदुस्तानी सुप्रीम कोर्ट के, क्या नाम था उनका भूल रहा हूँ मैं, उनके खिलाफ उनके बंगले पे काम करने वाली, कोर्ट का काम करने वाली, बंगला ऑफिस रहता है जजों का, उसने शिकायत की कि उसका सेक्सुअल हरासमेंट किया है जज ने, यौन शोषण किया है, ऐसी उसकी शिकायत थी। रंजन गोगोई नाम था चीफ जस्टिस का, अभी याद आया मुझको। उसने शिकायत की, उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने एक बेंच बनाई, सुनवाई चालू की। आप जानते हैं जस्टिस रंजन गोगोई के खिलाफ शिकायत में बेंच की अगुवाई कौन कर रहे थे, बेंच को कौन हेड कर रहे थे? जस्टिस रंजन गोगोई। जिसको कटघरे में रहना चाहिए था वो जज की कुर्सी में बैठा है, बेंच में सबसे सीनियर बैठा है, वही सवाल कर रहा है महिला के वकील से। इस सुप्रीम कोर्ट से मुझको महिलाओं के सम्मान की बहुत ज़्यादा उम्मीद कई बार नहीं रहती है। मेरा ऐसा ख्याल है कि जो बेंच थी रंजन गोगोई की, उसमें और भी जज थे। आपको ध्यान होगा मैंने अखबार के एडिटोरियल में, उस वक्त ये यूट्यूब चैनल हमारा नहीं था, बार बार लिखा था मैंने, जिस दिन जस्टिस रंजन गोगोई उस बेंच पे बैठे उस दिन से मैं लगातार इस बात को लिख रहा था कि नाजायज है जस्टिस रंजन गोगोई का अपने ही खिलाफ सेक्सुअल हरासमेंट के केस में सुनवाई पर बैठना। लगातार मैं कह रहा था, मैंने ये भी लिखा था कि जो दूसरे जज उस बेंच में थे उनको मना कर देना था रंजन गोगोई के साथ बेंच पर बैठने के लिए, कह देना था कि जो आरोपी है उसके साथ हम नहीं बैठ सकते, कह देना था उनको। किसी ने मना नहीं किया था, जज बैठ गए थे, 2-3 और जज। मैंने लगातार उसके बारे में लिखा था और 1-2 साल बाद जाकर रंजन गोगोई की एक किताब आई। उस किताब में जाके रंजन गोगोई ने पहली बार ये मंजूर किया कि उनको उस बेंच पर नहीं बैठना चाहिए था जो उनके खिलाफ यौन शोषण के आरोपों की सुनवाई कर रही थी। 2 साल बाद जाके रंजन गोगोई को ये बात समझ में आई, जब वो राज्यसभा में भेजे जा चुके थे। राज्यसभा के मेंबर रहते हुए जब उनकी किताब आई, उस किताब में उन्होंने लिखा है कि ये मेरा गलत फैसला था कि मैं उस बेंच में बैठा जो मेरे ही खिलाफ यौन शोषण के आरोपों की सुनवाई कर रही थी। ये उनको बाद में समझ में आया। मैं पहले दिन से, जिस दिन रंजन गोगोई बैठे हैं, शायद उसके अगले ही दिन से मैं उसके खिलाफ जाने कितनी बार लिखते आया हूँ। मुझको लगता है कि देश का सुप्रीम कोर्ट जो है उसमें भी समझ की कमी कई बार खलती है, जैसा मुझको अभी खल रहा है। मुझको लग रहा है कि सुप्रीम कोर्ट अगर अदालत में की गई मौखिक टिप्पणी पर अगर कर्नाटक हाई कोर्ट के एक जज के खिलाफ अगर एफआईआर हेट स्पीच की दर्ज नहीं भी कर सकता था, मान लीजिए नहीं भी कर सकता है, कोई ऐसी कानूनी बारीकी है जो हाई कोर्ट के एक जज को अदालत में कही गई टिप्पणी पर किसी जुर्म दर्ज होने से बचाती है, मान लीजिए ऐसा कानून भी है,
सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को किसने रोका था कि वो हाई कोर्ट के जज को याद दिलाते कि जज साहब, अगर अदालत के बाहर आपने ये टिप्पणी की होती तो आपके ऊपर हेट स्पीच का मुकदमा दर्ज हो गया रहता। इतना तो कहना चाहिए था। आप अपने जज को कितना बचाओगे? और मेरा अभी भी मानना है, अभी भी वक्त है मेरा, अभी भी ये वक्त है सुप्रीम कोर्ट के वकीलों के पास, महिला वकीलों के पास, उनको चीफ जस्टिस को लिख कर देना चाहिए कि कर्नाटक हाई कोर्ट के इस जज से, और अगर मान लीजिए पटना हाई कोर्ट के जज जिन्होंने विधवा को मेकअप के लायक नहीं माना है, कि उसका क्या हक है, उसको क्या ज़रूरत है मेकअप की, अगर ये अभी भी नौकरी में हैं तो महिला वकीलों को रिप्रेजेंट करना चाहिए चीफ जस्टिस से जाकर कि इन वकीलों के पास से महिलाओं से संबंधित मामले हटा दिए जाएं। इन वकीलों के पास से मुस्लिमों के, अल्पसंख्यक के मामले हटा दिए जाएं। कोई जज अगर दलितों के बारे में उनके खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी करे तो उसके पास दलितों के मामले नहीं जाना चाहिए। उनका पूर्वाग्रह इतना गंदा है, इतना हिंसक है। मुझको लगता है कि सुप्रीम कोर्ट को ये परंपरा कायम करनी चाहिए थी। ये अच्छा मामला था। कर्नाटक हाई कोर्ट का जज जो है, एक अच्छा मामला था। सुप्रीम कोर्ट को ये आदेश देना चाहिए था, अपने फैसले में लिखना चाहिए था। मैंने पूरा फैसला नहीं लिखा है, लेकिन किसी भी अखबार में मुझको ये पढ़ने नहीं मिला है कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा हो कि इस जज के पास अब मुस्लिमों और महिलाओं से जुड़े मामले नहीं जाएं। माफ़ी मांगना क्या होता है? माफ़ी से मेरा पूर्वाग्रह थोड़ी खत्म हो जाता है। मेरा पूर्वाग्रह तो एक बार मेरे जुबान से जो निकल गया उससे साबित होता है कि मेरा पूर्वाग्रह क्या है। और इस जज ने हफ्ते 10 दिन के भीतर ये 2 टिप्पणियां की थी जिसके वीडियो मौजूद हैं। अब दिलचस्प बात यह है कि कर्नाटक हाई कोर्ट ने कह दिया है, तय कर दिया है, लागू कर दिया है कि अब उनके सारी अदालती कार्रवाई जो है उसकी लाइव ब्रॉडकास्ट नहीं होगा। अरे तुम अपने आप को कैमरे से बचा रहे हो, जिस कैमरे की वजह से आज तुम घिरे हो सुप्रीम कोर्ट के कटघरे में। कर्नाटक हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ने और बाकी जजों ने ये नहीं कहा कि हम संवेदनशील होंगे, हम महिलाओं के, अल्पसंख्यकों के मामले में हम अपने आप पर काबू रखेंगे, हम अपने पूर्वाग्रहों को अलग करेंगे। मुझको तरस आ रहा है हिंदुस्तान के लोकतंत्र में, जिसमें जिस न्यायपालिका के लिए मेरे मन में सबसे अधिक सम्मान आज बच गया है। लोकतंत्र के जो बाकी पिलर्स जो हैं, बाकी स्तंभ हैं, उनके लिए मेरे मन में इतना सम्मान नहीं है जितना कि सुप्रीम कोर्ट के लिए, न्यायपालिका के लिए है। लेकिन वो भी मुझको निराश कर रही है। कल ही उसने निराश किया है। मुझको लगता है कि सुप्रीम कोर्ट को अपने जजों के बारे में, अपने खुद के बारे में बोलने की हिम्मत रहनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट के उन जजों को जो जस्टिस रंजन गोगोई के साथ उस बेंच पर बैठे थे, उनमें इतना कलेजा रहना चाहिए था, इतनी हिम्मत रहनी चाहिए थी कि मना कर देते, हम नहीं बैठेंगे तुम्हारे साथ। मैं तो कोई सिगरेट पिए हुए व्यक्ति मेरे से मिलते हैं, हाथ मिलाने की कोशिश करते हैं, तो मैं मना कर देता हूं कि आपके हाथ की बदबू मेरे हाथ में आ जाएगी। रंजन गोगोई 2 साल बाद जाके बोल रहा है कि मेरा गलत फैसला था। मुझको अगले दिन लग गया था ये गलत फैसला है, उसी दिन लग गया था, अगले दिन लिख दिया था मैंने। सुप्रीम कोर्ट के जज जो उनके साथ बेंच पर बैठे थे, उनको इसमें कुछ गलत नहीं लगा था। रंजन गोगोई एक आरोपी के साथ बेंच पर बैठना, उनको कुछ नहीं लगा था बुरा। मैं हैरान हूं, महिला के खिलाफ हिकारत जो है हमारे धर्म स्थानों से लेकर, आपको ध्यान है ना, कहीं हाजी अली में महिला को घुसने नहीं मिल रहा है, कहीं केरल के किसी मंदिर में घुसने नहीं मिल रहा है, कहीं और जगह नहीं मिल रहा है महिला को घुसने के लिए। देवी की प्रतिमा है तो भी महिला को पास जाने मिल रहा है, पुरुष पुजारी ही करेगा पूजा। महिला के लिए हिकारत हिंदुस्तान के समाज में खत्म हो नहीं रही है। और जब हाई कोर्ट के मन में हिकारत है, जजों के मन में, और सुप्रीम कोर्ट उस हिकारत का निपटारा नहीं कर रहा है, चुकारा नहीं कर रहा है, सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला जो है ये बड़ा मुझको निराश करता है। सुप्रीम कोर्ट को कर्नाटक हाई कोर्ट के जज के खिलाफ कड़ी टिप्पणी करनी चाहिए थी और इस जज से मुस्लिमों के और महिलाओं के संबंधित सारे मामले हटा लेने चाहिए थे। हो सकता है मेरे मन में भी हो,
मेरे मन में भी कोई पूर्वाग्रह हो, लेकिन अगर मैं जज हूं तो मुझको खुद मना कर देना चाहिए, मैं इस मामले को नहीं सुनूंगा, क्योंकि मुस्लिमों के प्रति मेरे मन में अच्छी भावना नहीं है। और हिंदुस्तान में तो जजों को वजह भी नहीं बतानी पड़ती कि क्यों नहीं सुनना चाहते, वो कह देते हैं मैं इसकी सुनवाई से अपने को अलग करता हूं, और अलग हो जाते हैं। क्यों सुप्रीम कोर्ट इन जजों को सुनवाई से अलग नहीं कर रहा है? क्यों? सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस लंबे लंबे भाषण भी देते हैं, मैंने तो कई बार उनके लाइव टेलीकास्ट देखे हैं, अदालत में जो कहते हैं वो अच्छा कहते हैं। उनकी कुछ निजी ज़िंदगी की बातों के लिए भी मेरे मन में सम्मान है। जिस तरह से उन्होंने 2 बच्चियों को गोद लिया है, जिस तरह से उनका ख्याल रखते हैं, वो ख़ास ज़रूरतों वाली बच्चियां हैं, ऐसी बच्चियों को गोद लेना पूरी ज़िंदगी के लिए उनकी जिम्मेदारी निभाना बड़ी बात है। मेरे मन में उनके लिए बड़ा सम्मान है उन पहलुओं के लिए। लेकिन मुझको बहुत निराश किया है उन्होंने। अपने एक जज को इन 2 तबकों के काम से अलग करना चाहिए था उनको। मुझको संविधान की जानकारी नहीं है, लेकिन मैं प्राकृतिक न्याय की एक सामान्य समझबूझ रखता हूँ। इनको अलग कर देना चाहिए था इस मामले से, इस जज को नहीं किया है इन्होंने। अगर कोई सुप्रीम कोर्ट मेरी बात सुने या हाई कोर्ट के जज मेरी बात सुने तो उनको ये समझ में आना चाहिए। आप बतलाइए मुझको कि कोई हाई कोर्ट का जज ऐसा हो जिसके ऊपर उसकी बहू ने दहेज प्रताड़ना का मामला दर्ज करवाया हुआ हो। क्या उस जज का ये हक बनता है कि दहेज प्रताड़ना के किसी केस की सुनवाई करे? क्या ये हक बनता है? क्या ये हक बनता है कि ससुराल के खिलाफ लिखाई गई किसी भी रिपोर्ट पर उस केस की सुनवाई करे? जस्टिस चंद्रचूड़, ये तो बहुत सामान्य समझबूझ की बात है कि ऐसे पूर्वाग्रही जजों को, जिन तबकों के खिलाफ इनके मन में इतनी हिकारत है, जो महिला वकील को ये कहे कि आपको सामने वाले पुरुष वकील की चड्डी का रंग भी मालूम रहेगा क्या कल, इतनी हिकारत है जिसके मन में महिला वकील के लिए, उसको महिलाओं से जुड़े किसी भी मामले से अलग कर देना चाहिए। सोच के देखिएगा आप। ये बात केवल जस्टिस चंद्रचूड़ के लिए नहीं कह रहा हूँ, मैं उन तमाम लोगों के लिए कह रहा हूँ जो हिंदुस्तान के नागरिक हैं। उनको सोचना चाहिए क्या सुप्रीम कोर्ट का ये रुख सही है। अगर आपको मेरा ये एडिटोरियल अच्छा लगा है तो आप हमारे यूट्यूब चैनल इंडिया आजकल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिएगा आपका क्या सोचना है। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बारे में आपको अगर कुछ लिखना रहे तो लिखिएगा। अपने दोस्तों को भी भेजिएगा। देश का सुप्रीम कोर्ट सबसे बड़ी अदालत है। अगर उसका फैसला मुझको कमज़ोर, खराब, खामी भरा हुआ, अन्यायपूर्ण लग रहा है, आपको भी सोचना चाहिए, क्योंकि अदालत तो आपके पास भी वही आखिरी अदालत है हिंदुस्तान की। चलते चलते एक छोटी सी सलाह, आपको सिगरेट, बीड़ी, गुटखा, तंबाकू अगर अच्छा लगता है तो उस स्वाद को छोड़ दीजिए, इस नशे को छोड़ दीजिए, इस लत को छोड़ दीजिए, क्योंकि कैंसर को भी आपके सरीखे लोगों को खाना बहुत अच्छा लगता है। आप नहीं खा रहे हैं तंबाकू, आप सिगरेट, बीड़ी नहीं पी रहे हैं, कैंसर आपको खा रहा है, धीरे धीरे चबा रहा है, अभी आपको पता नहीं लग रहा है। साल 6 महीने में जब आपको इतना चबा लेगा कि आपको कीमोथेरेपी की, सर्जरी की, रेडियोथेरेपी की ज़रूरत पड़ने लगेगी, तब आपको समझ में आएगा, तब तक बहुत देर हो चुकी रहेगी। अपने परिवार के कंधों पर, दोस्तों के कंधों पर अर्थी बनकर बोझ मत डालिए। इस नशे को छोड़ दीजिए। फिर मिलेंगे।